अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो भाई पॉलिटिकल थ्योरी का विकास कैसे हुआ। तो इसमें हम देखेंगे पहले कि राजनीतिक जो सिद्धांत का विकास है वो वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से हुआ। वाद क्या था? एक परंपरावादी, मतलब जो क्लासिकल, जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच था पॉलिटिकल स्टडी का, वो बात था। और उसके जो प्रतिक्रिया स्वरूप व्यवहारवादी क्रांति आई, जिसमें केवल फैक्ट और विज्ञान को ही महत्व दिया। अर्थात हम इसको वैसे ज़्यादा स्पष्ट तौर पे समझें, जैसे भाई पहले तो था ट्रेडिशनल, परंपरावादी। तो इसमें क्या था? मूल्य, लक्ष्य, औट, मतलब किस पर जोर दिया गया? मूल्यों पर। और उसमें बताया कि राजनीतिक सिद्धांत के कौन कौन से लक्ष्य होने चाहिए, इस पर भी जोर दिया गया। और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इस पर भी जोर दिया गया। मूल्य, लक्ष्य और औट पर जोर दिया गया। पर बाद में क्या है कि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या है फिर? व्यवहारवादी क्रांति। मतलब द्वितीय विश्व से व्यवहारवादी क्रांति, बिहेवियरवादी अप्रोच, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से लेकर 1945 तक, मतलब ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गई थी व्यवहारवादी क्रांति। तो व्यवहारवादी क्रांति डेविड डिस्टन प्रणेता थे। तो इसमें यदि जब शॉर्ट में देखें, संक्षिप्त में देखें, तो इसमें किसको जोर दिया है? साइंस को, विज्ञान को, प्लस फैक्ट, तथ्यों को, और साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति को। उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि व्यवहारवादी क्रांति के माध्यम से व्यक्ति विज्ञान सीखे, तथ्यों पर जोर दे, उनका सामान्यीकरण हो, भविष्यवाणी की जा सके, इस प्रकार की बातों पर बल दिया गया। तो इस प्रकार से वो व्यवहारवादी क्रांति रहती है। पर ये 1970 के दशक में डेविड डिस्टन ये कहता है कि ये भी पूर्ण नहीं है। सेकंड वार के बाद में, मतलब सेकंड वार के बाद में क्या है? सेकंड वार के बाद में 1970 तक ये व्यवहारवाद रहा। फिर क्या है कि उत्तर व्यवहारवाद आ जाता है, और उसको कहा गया है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो अब हम देख रहे हैं जैसे परंपरावादी दृष्टिकोण, क्लासिकल एज, दूसरा व्यवहारवादी, द्वितीय विश्व युद्ध से 1970 तक, और ये है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, सेकंड वार से अब तक ये चला रहा है इसमें, और अभी 50 साल तक और सम्मान। तो ये एक राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। और हमारे सिलेबस में तीनों ही है, ट्रेडिशनल भी है, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद भी है, और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी भी है। तो अब हम देखेंगे साहब कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है प्रति व्यवहारवादी आंदोलन, काउंटर बिहेवियर रियलाइजेशन। मतलब उसने व्यवहारवाद का विरोध किया। अब व्यवहारवाद का विरोध क्यों किया? क्योंकि इसके माध्यम से केवल व्यवहारवाद में किस पर जोर दिया गया? तथ्यों पर, फैक्ट पर। बार बार व्यवहारवाद में फैक्ट पर, वैज्ञानिकता पर, और वैज्ञानिक प्रविधि, टेक्निक का प्रयोग पर। मतलब व्यवहारवाद में हम तीन चीज़ों को ही स्पष्ट कर पाते हैं। फैक्ट पर जोर हो, वैज्ञानिकता हो, वैज्ञानिक पद्धति, सत्यापन, प्रविधि प्रयोग आदि के माध्यम से ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस पर यह था व्यवहारवाद। पर वैसे सेकंड वार के बाद में ही कुछ सोबहाट शुरू हो गई थी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की। पर 1970 के दशक के बाद तो ये मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एक व्यापक रूप में आई, और इसकी जो विशेषताएं थी, तो पहली बात तो क्या था? काउंटर बिहेवियर रेवोल्यूशन, अर्थात प्रति व्यवहारवादी आंदोलन, व्यवहारवाद का विरोध किया, नंबर एक। दूसरा,
परंपरावादी दृष्टिकोण के योगदान पर पुनर्विचार। मतलब एक क्या है, उसमें ट्रेडिशनल को देखा। जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी, तो ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या थे? मूल्य, आदर्श, लक्ष्य, ought यानी होना चाहिए। तो उसने क्या कहा कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी की जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जो लक्ष्य हैं और जो ought है, उस पर हमको जोर देना चाहिए। हमको किस पर जोर देना चाहिए? उसका भी महत्व होना चाहिए। तीसरा है आनुभाविक शोध पद्धतियाँ। आनुभाविक शोध पद्धतियाँ मतलब इंपीरियल रिसर्च मेथड। मतलब जब पहले ट्रेडिशनल में तो क्या था? कल्पनात्मक था, निम्नात्मक था, सामान्य से विशेष की ओर पहले कल्पना कर जाती, फिर मतलब उसके लिए आंकड़े दिए जाते, उदाहरण दिए जाते, जिससे ये सत्य हो सके। जैसे प्लेटो का आदर्श है जो दार्शनिक राजाओं का शासन। पर इसमें क्या? आनुभाविक, इंपीरियल, ऐसी रिसर्च टेक्निक अपनाई गई जिसमें इंपीरियल हो, तथ्यों, इंपीरियल तथ्यों, आंकड़ों व वैज्ञानिक पद्धति से शोध पर जोर दिया गया। आनुभाविक शोध पद्धति, इंपीरियल रिसर्च मेथड पर जोर दिया गया। दूसरा क्या है? वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद, साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म। मतलब व्यवहारवाद में तो ये कहा गया था भाई कि वैल्यू न्यूट्रल है, मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। पर इसमें क्या, ये किस पर जोर दिया गया कि वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद, कि जो साइंटिफिक दृष्टि से जो जो समाज के जो उनको मूल्यों का अध्ययन किया जा रहा है, जो आदर्शों का अध्ययन किया जा रहा है, वो तटस्थ नहीं है, सापेक्षवाद है। सापेक्षवाद मीन्स भाई ऐसा तो नहीं है कि वो सभी सत्य, सभी सही, ऐसा तो नहीं है, पर वो क्या रियलिटी में है, यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। सापेक्षवाद एक तो आता है मूल्य तटस्थता, मूल्य तटस्थता, तो ये तो व्यवहारवाद की है कि भाई मूल्यों से कोई महत्व नहीं है। और सापेक्षवाद वैल्यू रिलेटिविज्म, सापेक्षवाद कि भाई कोई सार्वभौमिक नियम तो नहीं है, पर मूल्य देश काल परिस्थितियों के अनुसार उसकी अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ हिंसा का कोई महत्व नहीं है, जबकि काफ़ी जो आतंकवादी देश हैं उनमें हिंसा को सामान्य माना जाता है, तो वहाँ के मूल्य लगे और हमारे मूल्य लगे। तो मॉडर्न जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो मूल्य सापेक्षवाद की दृष्टि से भी अध्ययन करती है। एक क्या है? अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें क्या है कि राजनीति का अध्ययन केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु मूल्य सापेक्षवाद है, अनुशासनवादी जो जो दृष्टिकोण है, अन्य विषयों के संदर्भ में भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इस प्रकार से हम राजनीतिक सिद्धांत के विकास को पुनः एक सरल भाषा में समझ लेते हैं। अब आ जाता है कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल। भाई आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है? तो पहला आता है व्यवहारवादी। वैज्ञानिक राज सिद्धांत का कोई लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं होते। इसमें दो दृष्टिकोण हैं। व्यवहारवादी ये कहते हैं कि वैज्ञानिक पॉलिटिकल थ्योरी में कोई लक्ष्य, एम, गोल नहीं होते, मतलब राजनीतिक सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, वो तो केवल पद्धतियों पर जोर देता है। और जो एक व्यवहारवादी विचारक है कैटलिन, वो क्या कहता है कि इन मूल्यों या लक्ष्यों को पॉलिटिकल फिलॉसफी में डाल दिया जाना चाहिए। मतलब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को अच्छी तरह समझने के लिए आवश्यक है
कि हम ये देखें मतलब अच्छी तरह समझने के लिए हम ये देखें कि व्यवहारवाद में राजनीतिक उद्देश्य, सिद्धांत, लक्ष्य का कोई महत्व नहीं है, वो तटस्थ है। और कैटलिन जैसे विचार कहते हैं कि इन मूल्यों और लक्ष्यों को तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में डाल दिया जाना चाहिए। मतलब पॉलिटिकल फिलॉसफी में आते हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये कौन कह रहा है? व्यवहारवाद कहता है। और इसमें प्रमुख विचार कौन है? कैटलिन कहता है। पर जहाँ पर जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का मामला जाता है तो उसमें कौन है? अर्नाल्ड ब्रेचट। तो अर्नाल्ड ब्रेचट इस स्थिति पर असहमति प्रकट करते हुए कहता है कि भाई वैल्यू न्यूट्रल नहीं होते हैं, वैल्यू रिलेटिविज्म होना चाहिए, मूल्य सापेक्षवाद। अर्थात कोई सच्चाई, कोई नैतिकता, मूल्य, लक्ष्य सदैव सार्वभौमिक नहीं होते, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ये, बल्कि व्यक्ति, संस्कृति, देश काल के अनुसार बदलते रहते हैं। कि भाई हमको नेचुरलिटी नहीं चाहिए, तटस्थता नहीं चाहिए, अपितु हमको चाहिए यूनिवर्सल वैल्यू रिलेटिविज्म, मूल्य सापेक्षवाद। कि ये सार्वभौमिक सत्य तो नहीं है, पर देश काल व परिस्थितियों के अनुसार उनकी सिद्धांत बदलते रहते हैं। जो एक जगह सही है वो दूसरी जगह गलत हो सकते हैं। और अर्नाल्ड ब्रेचट इस बात पर जोर देता है, वो कहता है कि ought to पर जोर होना चाहिए, इज पर नहीं। ought to होना चाहिए, ought, इज है। मतलब इसको दो बातों में अपन समझ पाते हैं। जैसे ought to, ये एक नैतिक दृष्टिकोण है, होना चाहिए। अर्नाल्ड ब्रेचट कहता है कि राजनीति विज्ञान के लिए आवश्यक है। कि राजनीति के अध्ययन में हम ये देखें कि कौन कौन से सिद्धांत, मूल्य, लक्ष्य, मानक होने चाहिए, इस पर जोर देता है, इस पर नहीं। इस पर इज तो ये फैक्ट पर जोड़ देता है, ऐसा नहीं है। फैक्ट पर नहीं, किस पर जोड़ता है? ought to पर। तो और इस सापेक्षवाद की स्थिति को 20वीं शताब्दी की दुखद घटना कहा है, ग्रेट ट्रेजेडी कहा है। मतलब अर्नाल्ड ब्रेचट ने कहा है कि जो ये मूल्य को हम मतलब मूल्यों से नेचुरल हो गए हैं, तटस्थ हो गए हैं, ये 20वीं शताब्दी की एक दुखद घटना है, ग्रेट ट्रेजेडी है। हम उसे अलग नहीं हो सकते। हमको ought to होना चाहिए, हमको ये चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये होना चाहिए, इस पर जोर नहीं देना चाहिए। तो हम शॉर्ट में दोबारा एक बार देते हैं कि भाई इसको क्लियर करने में व्यवहारवादी तो ये कहते हैं कि राजनीति में लक्ष्यों और उद्देश्यों का कोई महत्व नहीं है, मतलब वो नहीं होना चाहिए। कैटलिन जैसा व्यवहारवादी इनको पॉलिटिकल फिलॉसफी में रखता है। दूसरी और अर्नाल्ड ब्रेचट है जो कहते हैं कि मूल्य सापेक्षवाद, वैल्यू रिलेटिविज्म होना चाहिए। मीन्स यूनिवर्सल मूल्य नहीं है, पर वो देश काल परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकते हैं। अतः ought होना चाहिए, इज नहीं। इज तो फैक्ट पर है, क्या है? ought होना चाहिए, तो वो कहता है कि ought पर जोर देना चाहिए, इज पर नहीं। और इस प्रकार की जो स्थिति है उसको उसने ग्रेट ट्रेजेडी कहा है। अर्नाल्ड ब्रेचट ने जो मूल्य निरपेक्षता की स्थिति को एक ग्रेट ट्रेजेडी कहा है, मतलब 20वीं शताब्दी की दुखद घटना बताया है। अब हम इसके थोड़ा विषय वस्तु पर भी देख लेते हैं, मतलब परंपरागत दृष्टिकोण। यदि हम क्लासिकल अप्रोच देखें राजनीति विज्ञान का, तो इसमें किस पर जोर है? मूल्यों और लक्ष्यों को। हमको ये बात बार बार ये नोटिस रखनी है कि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में, क्लासिकल दृष्टिकोण में, राजनीति के अध्ययन में मूल्यों और लक्ष्यों को ही प्रमुख जोर दिया जाता है। और जहाँ तक जो वर्णित विषय है वो कौन से हैं? राज्य, सरकार की उत्पत्ति, विकास, संगठन,
राजनीतिक दल, इस प्रकार से उसके वर्णित विषय हैं। मतलब इन तक ही इसका वर्णन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान को यहाँ तक ही सीमित माना जाता है। दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। जब यदि राजनीति के हम आधुनिक दृष्टिकोण को देखें तो राजनीति का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति का क्या है, उसमें व्यापक क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो आधुनिक दृष्टिकोण में उसके दो दृष्टिकोण हैं। एक तो है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1967। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1967 के अनुसार आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में 27 उपक्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 27। मतलब मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को हम देखें तो इसमें क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण में हम देखें तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1967 के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के 27 उपक्षेत्र हैं। तो कौन कौन से हैं? राजनीतिक मनुष्य और व्यवहार, पॉलिटिकल मैन एंड इट्स बिहेवियर, समूह ग्रुप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, मूल्य, इकोनॉमी समाजशास्त्र। अर्थात राजनीति विज्ञान का एक अकेले ही अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, अपितु इनके संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। शोध पद्धतियाँ, रिसर्च टेक्निक, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स और सर्वेक्षण। अर्थात व्यापक क्षेत्र में केवल ये नहीं रहा। मतलब हम उसको कैसे देखेंगे, जैसे परंपरावाद में तो केवल मूल्यों और लक्ष्यों को स्थान था और राजनीति का अध्ययन राज्य सरकार, संगठन, न्यायपालिका और राजनीतिक दल तक ही उसका अध्ययन सीमित था। जब आधुनिक दृष्टिकोण में हम देखेंगे कि व्यापक क्षेत्र है, वाइल्ड एरिया है। जैसे पहला तो क्या है इसमें, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1967 के द्वारा 27 उपक्षेत्र बताए हैं। जैसे राजनीति, मेंस बिहेवियर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्रुप, सिद्धांत, मूल्य, इंटरशिपरी डिसिप्लिन, शोध पद्धति, सांख्यिकी और सर्वेक्षण। तो पहला तो यह। दूसरा क्या है, अर्नाल्ड ब्रेचट ने एक पुस्तक बताई, इंटरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968। तो अर्नाल्ड ब्रेचट की पुस्तक तो 1968 है और जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है वो 1967 में स्थापित हुई। तो अर्नाल्ड ब्रेचट ने क्या किया, अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1948 में अध्ययन विषय क्या बताए, ग्रुप, समूह का व्यवहार, संतुलन, इक्विलिब्रियम। राजनीतिक विज्ञान में जब हम बार बार संतुलन को पढ़ेंगे तो संतुलन का मीन्स होगा नैतिकता और तथ्यों में या वैज्ञानिकता में संतुलन बनाए रखना, और कोई बैलेंस नहीं है। इक्विलिब्रियम संतुलन का अर्थ होगा नैतिकता और वैज्ञानिकता को बनाए रखना। शक्ति नियंत्रण, पावर कंट्रोल, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, एक्शन, क्रिया, एलियट वर्ड, डिसीजन, निर्णय, फंक्शन आदि। इस प्रकार से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में इन व्यापक क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। यदि अन्य प्रवृत्ति देखें तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, सामाजिकरण, राजनीतिक विकास, नारीवाद, बहुसंस्कृतिवाद, इस प्रकार की जो नवीन विषयों का भी अध्ययन अन्य प्रवृत्ति में किया जाता है। अब इसको पुनः हम एक बार समराइज कर लेते हैं। क्लासिकल दृष्टिकोण में तो क्या है, मूल्य और लक्ष्यों पर जोर और केवल परंपरागत राज्य सरकार संगठन पर अध्ययन पर जोर दिया। आधुनिक दृष्टिकोण का क्या है, व्यापक दृष्टिकोण है। इसमें पहला अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1967 27 उपक्षेत्रों का वर्णन किया है। अर्नाल्ड ब्रेचट ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968 में ग्रुप, संतुलन, शक्ति नियंत्रण, प्रभाव, समूह, सिद्धांत आदि का वर्णन किया है। और जो अन्य प्रवृत्तियां हैं वो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में जैसे राजनीतिक, सामाजिकरण, संस्कृति, विकास आदि दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम इसके विषय क्षेत्र को
स्पष्ट कर लेते हैं कि राजनीति का अध्ययन किस प्रकार से विषय क्षेत्र से होता है। आगे हम देखेंगे, एक हम इसमें राजनीतिक थ्योरी में देख लेते हैं, मिडिल रेंज थ्योरी, मध्य स्तरीय सिद्धांत। ये किसका है? रॉबर्ट के मर्टन का। रॉबर्ट के मर्टन ने मिडिल रेंज थ्योरी प्रस्तुत किया कि कोई भी सिद्धांत परिपूर्ण नहीं हो सकता, न ही विशुद्ध है। जितना अधिक विस्तार होगा उतना ही विशुद्ध होगा, अतः मिडिल होना चाहिए। मध्य स्तरीय सिद्धांत ही सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें सर्वप्रथम क्या देखेंगे? मिडिल रेंज थ्योरी ऑफ किसकी? रॉबर्ट के मर्टन की। वो कहता है कि कोई भी सिद्धांत परिपूर्ण नहीं हो सकता, नहीं प्योर हो सकता है, उसमें मध्य स्तरीय सिद्धांत को ही उचित माना जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की प्रकृति कौन कौन सी है, प्रवृत्ति मुक्त क्या है। एक तो क्या है? अध्ययन मुक्तता, स्टडी फ्री, कि परंपरागत अध्ययन विषय को क्षेत्र कर, सांदर्भिक जो अध्ययन है वो कहीं भी किया जाना चाहिए, रेलिवेंस अध्ययन किया जाना चाहिए, रेलिवेंस स्टडी, अध्ययन मुक्तता। पहली बात तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या है? अध्ययन फ्री होता है, रेलिवेंस थ्योरी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इंपीरियलिज्म, अनुभवात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, यथार्थवादी वैज्ञानिक पद्धतियों से तथ्यों आदियों के आधार पर अनुभवों उनको देखकर ही अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरा है मूल्य सापेक्षवाद, वैल्यू रिलेटिविज्म, अर्थात मूल्य निरपेक्षता नहीं होनी चाहिए, सापेक्षवाद होना चाहिए कि मूल्यों का देश काल परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थ निकले, न कि कोई यूनिवर्सल उसका अर्थ निकाल सके। शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ सिद्धांत होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। रिसर्च, और हम रिसर्च करें और जो थ्योरी का निर्माण करें उनमें आपस में संबंध होना चाहिए, केवल कल्पना लोग या यूटोपियन नहीं होना चाहिए। एक राजनीतिक विज्ञान को डिसिप्लिन, एक अनुशासन के रूप में विकास होना चाहिए, कि राजनीतिक विज्ञान है अब कोई पराधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्वतंत्र डिसिप्लिन के रूप में, और स्वायत्तता, ऑटोनॉमी जैसा विषय होना चाहिए, जिससे राजनीति का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में और एक ऑटोनॉमी के माध्यम से किया जा सके। दूसरा क्या है? इंटर डिसिप्लिन अप्रोच, राजनीति विज्ञान का अध्ययन अकेले ही नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य विषय, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि के संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान, केवल प्योर साइंस ही नहीं हो, केवल हमको केवल अध्ययन ही नहीं करना है, बल्कि जो विभिन्न प्रकार की जो समाज के सामने, जो मानवता के सामने जो समस्या है उनका मूल्यांकन करना है, उनको सॉल्व करना है, अर्थात हमको प्रॉब्लम सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है। इस प्रकार हम इसको दोबारा समराइज कर लेते हैं। मध्य स्तरीय सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी, रॉबर्ट की मर्टन। उसने बताया कोई भी सिद्धांत परिपूर्ण नहीं हो सकता, नहीं विशुद्ध हो सकता है, इसलिए मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? अध्ययन मुक्तता है, फ्री स्टडी होना चाहिए, केवल उन्हीं का अध्ययन करना चाहिए जो उससे रिलेवेंस हो, ऐसे केवल परंपरागत विषय हैं उनमें ही नहीं सिमटा रहना चाहिए। इंपीरियलिज्म, अनुभवात्मक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन हो। मूल्य सापेक्षवाद हो, अर्थात मूल्य सार्वभौमिक नहीं हो, पितु देश काल व परिस्थितियों के अनुसार उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। शोध व सिद्धांत, रिसर्च एवं थ्योरी में भी कनेक्ट होना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान को एक अनुशासन के रूप में, स्वायत्त विषय के रूप में विकास होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी विकास होना चाहिए, कि अन्य विषयों के संदर्भ में उसका अध्ययन किया जाए। व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन और समाधान करना चाहिए, केवल राजनीति की प्योर साइंस नहीं हो, केवल अध्ययन का विषय नहीं हो, बल्कि समाज के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एवोल्यूशन वे सॉल्व होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कंसेप्ट को काफ़ी क्लियर समझ लेते हैं।